हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरे प्यारे सभी रामलाल श्यामलाल मोहनलाल, आप सभी का स्टार परिवार में स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके लिए लाए हैं कक्षा 8वीं भाषा भारती की जो 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका आपको मिली है, इसको हल करने वाले हैं। इसमें हम 1 से लेकर 5 तक के अध्याय को पूरा हल करेंगे। ए टू जेड आपको लिखा मिलेगा, आपको बस लिखना है और याद करना है। ठीक है, तो आप लोग तैयार हैं इसको पूरा भरने के लिए? तो हम आपकी मदद करेंगे पूरा भरने के लिए। तो आपको बिल्कुल पूरा बिल्कुल एक साथ सभी को दोस्तों को शेयर कर लीजिए, सभी दोस्तों को भाइयों को बुला लीजिए और इसको पूरा भरते हैं। ठीक है, तो आप सभी तैयार हो जाइए। अब हम अध्याय 1 को निकालते हैं। आप सभी ने यह अध्याय निकाल लिया होगा। पाठ 1 है बर्दे। बर्दे जो पाठ है इसको हम पूरा करेंगे, इसके प्रश्नोत्तर देखेंगे। तो जल्दी से आपको पेज नंबर 4 पर आ जाना है और फिर हम यहाँ पर इसके आंसर देखते हैं। सबसे पहले आपको बहुविकल्पी प्रश्न मिलेंगे देखने के लिए। पहले हम इनको हल करेंगे। ठीक है, तो सभी लोग तैयार हैं हल करने के लिए? बिल्कुल ठीक है। अब इसको हल करते हैं। पहला प्रश्न क्या है? बर्दे बीणा वादनी बर्दे पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो भाई साहब कौन सा अलंकार? उपमा अलंकार है। तो इसका आंसर क्या होगा? उपमा। तो यहाँ आपको लिख देना है उपमा अलंकार। ठीक है, दूसरा प्रश्न क्या? अमृत शब्द का पारिभाषिक कौन सा है? तो भाई साहब अमृत का पारिभाषिक बताना है। तो आपने तो पढ़ा होगा अमृत का पारिभाषिक होता है, आप कहेंगे सर अमीय। अमीय है जो इसका पारिभाषिक है, तो इसका आंसर क्या होगा? अमीय हो जाएगा। ठीक है, अगला देखो, बीणा वादनी किसे कहती हैं? आपने पाठ पढ़ा, जल्दी से बताइए बीणा वादनी किसे कहते हैं? बिल्कुल सही आंसर इसका सरस्वती जी, माँ सरस्वती जी को बीणा वादनी कहते हैं। तो इसका सही आंसर है माँ सरस्वती जी को बीणा वादनी कहा जाता है। चौथा प्रश्न क्या है? कवि किसे जगमग करने को कह रहा है? जगमग करने के लिए किसे कह रहा है? आपको पता होगा इसका आंसर संसार को है जो कवि जगमग करने की बात कह रहा है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब देखो, इतने जल्दी हम अति लघु उत्तरीय प्रश्न पर आ गए हैं। बिल्कुल हमें समय खर्च नहीं करना है, बिल्कुल अपना पूरा समय पढ़ाई पर लगाना है। तो अति लघु उत्तरीय प्रश्न कर लेते हैं। पांचवा प्रश्न क्या है? कवि स्वतंत्रता का मंत्र कहाँ भरने की बात कह रहा है? तो बताओ बच्चों, कहाँ पर कवि स्वतंत्रता का मंत्र भरने की बात कह रहा है? तो इसका आंसर लिखिए। कवि है जो स्वतंत्रता का मंत्र भारत में भरने की बात कह रहा है। कहाँ पर? भारत में भरने की बात कह रहा है। अब देखते हैं अगला प्रश्न, छठवां प्रश्न। देखो क्या लिखा है? विद्या की देवी किसे कहा जाता है? अभी हमने पढ़ा था विद्या की देवी किसे कहते हैं। विद्या की देवी दोस्तों माँ सरस्वती जी को कहा जाता है। माँ सरस्वती जी हैं जो यह विद्या की देवी कही जाती है। इसीलिए हम जब पढ़ते हैं तो कहते हैं कि माँ सरस्वती जी का स्मरण कर लो। ठीक है, तो हम उनकी आरती करते हैं, पूजा करते हैं कि हमें अच्छी बुद्धि दें। तो यही इसका आंसर, विद्या की देवी किसे कहते हैं? माँ सरस्वती जी को कहा जाता है। ठीक है, अगला देखो, नव नभ के माध्यम से नव नभ से कवि का क्या आशा है? इसका आंसर लिखो। नव नभ के माध्यम से कवि कहना चाहता है कि सभी प्राणी इस नए भारतवर्ष की रचना करें और उन्हें इस निर्माण में नए साधन प्राप्त हों। लिख लेंगे इसका आंसर। अब देखते हैं आठवां प्रश्न क्या लिखा है? बर्दे कविता में बीणा वादनी किसे कहा गया है? बर्दे कविता में बीणा वादनी किसे कहा गया? तो इसका आंसर है बर्दे कविता में बीणा वादनी माँ सरस्वती को कहा गया है। अभी हमने बहुविकल्प प्रश्न में भी इसका आंसर किया था। ठीक है, अगला देखेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न क्रमांक 9वां। 9वां प्रश्न क्या है? काट अंध और के बंधन, यहाँ पर आपको भाव स्पष्ट करना है। ठीक है, इसका लिखते हैं काट अंध और के बंधन स्तर बहा जननी ज्योतिर्मय निर्झर कलुष भेद तम हर प्रकाश भर जगमग जग कर दे। ठीक है, अब आपको ये पंक्तियाँ दी गई हैं, इनका आपको अर्थ बताना है। तो इसका आंसर लिखिए। अज्ञानी पुरुषों का अज्ञान दूर करो और ज्ञान का स्रोत बहा दो। जितने भी पाप दोष तथा अज्ञानता हैं उन्हें दूर करें और ज्ञान के प्रकाश से संसार को जगमग कर दो। ठीक है, तो यह इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, लिख लेंगे। जो शब्द समझ में नहीं आ रहे तो आपको वीडियो थोड़ा रोक लेना है और हम जो बोलते हैं आपको सुनकर लिख लेना है। इतना तो आप कर सकते हैं। ठीक है, अब अगला देखते हैं 10वां प्रश्न क्या है? नवजात शिशु के चरण कमल के समान सुंदर हैं। वाक्य में उपमेय उपमान और साधारण धर्म पहचानना है। क्या करना है? हमें इनकी छटाई करनी है।
तो उपमेय शब्दों को अलग लिखना है, उपमान को अलग लिखना है और जो साधारण धर्म वाले शब्द हैं उनको अलग छाँट कर रखना है। ठीक है? तो किस तरह से छाँटेंगे? देखो, उपमेय यहाँ पर आपको यह सेंटेंस दिया, यह वाक्य दिया है, इसमें से आपको उपमेय, उपमान और साधारण धर्म को छाँटना, अलग-अलग करना है। करिए। नवजात शिशु के चरण, तो यहाँ पर नवजात शिशु के चरण हैं जो उपमेय है, इससे इसकी तुलना की जा रही। उपमान, उपमान क्या है? कमल, कमल से इसकी तुलना कर रहे हैं। तो नवजात शिशु के चरण किसके समान है? कमल के, तो यहाँ पर कमल हो जाएगा उपमान। साधारण धर्म क्या हैगा? साधारण धर्म है जो सुंदर है, तो सुंदर है जो साधारण धर्म आएगा और वाचक शब्द है समान। वाचक शब्द क्या है? समान। ठीक है? तो लिखेंगे उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द आपको इस तरह से छाँट कर भरना है। ठीक है? अब आगे देखो क्या लिखा है? आकाश के 3 पारिभाषिक शब्द लिखकर वाक्यों में प्रयोग करना, वाक्य भी बनानी है। तो वाक्य बनाना आसान है, आप अपने कोशिश करना, आपको अपने मन के अनुसार वाक्य बनाना है। ठीक है? जो हमने लिख लिए वो तो लिख सकते हैं, लेकिन यदि आप अपने मन का भी प्रयोग करेंगे, यानी अपने दिमाग का प्रयोग करेंगे, तो आपको वो ज़्यादा बेहतर रहेगा, परीक्षा में आप अच्छे से करके आएँगे। ठीक है? जैसे आकाश के 3 पारिभाषिक कौन-कौन होते हैं? जैसे आसमान है, गगन है, अंतरिक्ष है, तो ये है आकाश के 3 पारिभाषिक। अब आपका इनका वाक्य बनाना है, तो वाक्य आप कई तरह से बना सकते हैं। जैसे हमने बनाने का कोशिश की है आसमान। आसमान से वाक्य बना कि सुबह-सुबह टहलील करने के लिए लोग आसमान की ओर देखते रहते हैं। ठीक है? तो इस तरह से वाक्य बन जाएगा। ठीक है? या फिर ऐसे भी बना सकते हैं, आज आसमान कितना सुहावना है, या फिर आसमान में कितने घने बादल हैं, ऐसे आसमान में पक्षी उड़ रहे हैं। इस तरह से आप वाक्य बना सकते हैं। दूसरा गगन का देखो, गगन का वाक्य बन जाएगा, आज के दिन गगन में बादल छाए हुए हैं। अंतरिक्ष में देखो, वैज्ञानिकों ने अंतरिक्ष में नए ग्रहों की खोज के लिए उपग्रहों का उपयोग किया है। ठीक है? तो अंतरिक्ष, गगन, आसमान ये सब है जो आकाश की पारिभाषिक हैं और इनके आपको वाक्य बनाकर बताने थे। 12वां प्रश्न देखो, उपमा अलंकार किसे कहते हैं? लिखिए। तो उपमा अलंकार की परिभाषा आपको बतानी है। चलिए तो लिखते हैं। उपमा शब्द, ये यह क्या लिखा है? उपमा लिखा है। उपमा शब्द है जो, उपमा शब्द का मतलब होता है तुलना। क्या होता है? तुलना। जब किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना किसी से की जाती है, तब वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। बिल्कुल सरल भाषा में लिखिए परिभाषा, याद भी हो गई होगी। हो गई कि नहीं? जल्दी से बताओ। उपमा शब्द का मतलब है भाई साहब तुलना, और जब किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना किसी से की जाती है, तब वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। बिल्कुल सही, ये है बात। ठीक है? तो यह आपने 12 क्वेश्चन कर लिए हैं। ठीक है? और आपको याद भी हो गए कि नहीं? अगला देखो, अब दीर्घवृत्तीय प्रश्न आ गए। थोड़े दीर्घवृत्तीय प्रश्न बड़े होते हैं, कई बच्चों को इनसे डर लगता है, लेकिन हमें डरना नहीं है, याद करना, उसका सामना करना है। 13वां प्रश्न देखो क्या लिखा? आप माँ सरस्वती से अपने राष्ट्र के लिए वरदान में क्या-क्या माँगना चाहेंगे? तो आप अपने अनुसार लिख सकते हैं इसका आंसर, आपको ज़रूरी नहीं कि यही याद करना। क्या लिखा है? आप माँ सरस्वती, आपको बता देना है कि हम अपनी माँ है सरस्वती जी हैं जो, इनसे हम राष्ट्र के लिए, देश के लिए क्या वरदान माँगना चाहते हैं। तो यही सब आपको अपनी बातें लिखनी है। जैसे हमने लिख दिया, तो देखो क्या लिखा है, पढ़िए। हम माँ सरस्वती से अपने राष्ट्र के लिए वरदान माँगेंगे कि हे सरस्वती माँ, मेरे राष्ट्र में सुख समृद्धि हो, कोई किसी को गुलाम ना बनाए, देश के सारे बच्चे पढ़ लिख कर ज्ञानवान बने एवं देश की समृद्धि में अपने हाथ बटाएं। ठीक है? फिर क्या लिखा? सबको बराबर की शिक्षा प्राप्त हो, देश में आतंक, भ्रष्टाचार और कलह ना हो। ठीक है? चारों ओर हरियाली ही हरियाली दिखाई दे। आप चाहे तो इतना भी लिख सकते हैं, लेकिन और भी लिखना है, दीर्घवृत्तीय प्रश्न बड़ा होता है। सब लोग प्रसन्न एवं खुश हो, अकाल बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं से मेरा देश सदैव दूर रहे। ठीक है? तो बताइए, हमारे द्वारा जो लिखा गया इसका आंसर बिल्कुल सही है कि नहीं? तो इस तरह से आप लिख पाएंगे कि नहीं? आपको भी इसी तरह से लिखना है। अब देखते हैं 14वां प्रश्न, इसको जल्दी से कर लेते हैं। क्या है? बर्दे कविता में कवि प्रकृति की किन-किन वस्तुओं में नया रूप देखना चाह रहा है? इसका आंसर लिखते हैं। लिखिए, कवि प्रकृति की हर वस्तु में नया रूप देखना चाहते हैं, क्योंकि हमारे भारत देश में हर ओर एक नवीनता हो और नए सिरे से हमारे भारत का नव निर्माण करे। ठीक है? फिर क्या लिखा है? कवि कहते हैं नव विकास, नवीन तान, लय और गीत हो, नया कंठ हो, नवीन बादलों के समान गंभीर ध्वनि, और इस नवीन आकाश में
विचरण करने वाले, क्या लिखा है, विचरण करने वाले नवीन पक्षियों के समूह को नए पंखों सहित नव स्वर प्रदान करे। ठीक है, फिर क्या लिखा है, जिससे प्रकृति के कण कण में नवीनता आए और भारत की धरती का सौंदर्य अनुपम हो सके, सौंदर्य बढ़े। ठीक है, तो यह है जो इसका आंसर है, लिखेंगे, यह आपको पूरा इसका आंसर लिख लेना है। अब हम आगे देखते हैं 15वां। अब 15वां क्वेश्चन नहीं है, अब हम आ जाते हैं अध्याय नंबर 2 पाठ 2 पर आ रहे हैं। तो सभी लोग पाठ 2 निकाल लीजिए। और आत्मविश्वास, हमें अपना आत्मविश्वास बनाए रखना है कि हम यह कर सकते हैं। बिल्कुल, हम पूरा अध्याय 5 तक हम आज ही अभी पूरा भरेंगे। तो ठीक है, तो यह हमें आत्मविश्वास बनाए रखना है। चलिए, तो इसकी आंसर देखते हैं। बहुविकल्पी प्रश्न, कोई भी व्यक्ति यदि उसमें आत्मविश्वास है कोई भी चीज़ करने का, तो वह जरूर उस काम में सफल होता है। तो हमें आत्मविश्वास को कम नहीं करना है, आपने पाठ में पढ़ा होगा। अब देखते हैं बहुविकल्पी प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 1 क्या कह रहा है, आत्मविश्वास का संबंध किससे है। तो भाई साहब आपको पता है, जल्दी से इसका आंसर बता दो। आत्मविश्वास का संबंध किससे है, आत्मविश्वास का संबंध दोस्तों मन से है, मन से उसका संबंध है। दूसरा प्रश्न क्या है, दूसरा प्रश्न देखो क्या लिखा है, सामने वाले व्यक्ति की आदि शक्ति खींच लेने की विशेषता किसमें थी। तो आपने यह पाठ पढ़ा होगा, किसमें थी, रामायण आपने देखी है, बाली में है जो यह शक्ति थी कि कोई भी उसके सामने यदि आता है तो उसकी आधी शक्ति बाली में आ जाती है। तो इसीलिए कोई उससे जीत ही नहीं सकता था, क्योंकि कोई है तो किसमें थी, बाली में यह शक्ति थी। तो यह इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगला देखो तीसरा प्रश्न क्या है, लेखक के मित्र किसे देखकर डर गए थे। तो भाई साहब लेखक के मित्र जो कुत्ते को देखकर डर गए थे। कमेंट में आपको बताना है कुत्ते से किसको डर लगता है। भाई साहब हमें तो कुत्ते से डर लगता है। तो यह इसका आंसर है। अगला प्रश्न क्या है, आत्मश्रद्धा क्यों आवश्यक है। आत्मश्रद्धा है जो यह सफलता प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अति लघुत्तम प्रश्न पर आ जाते हैं, आदमी किसके कारण खंडित हो जाता है। बताओ आंसर, आदमी किसके कारण खंडित हो जाता है। चलिए तो लिख लेते हैं, इसका आंसर क्या है, आदमी है जो दुविधा के कारण खंडित हो जाता है। ठीक है, यह लिख लिया। अब आगे देखेंगे क्या लिखा है, खंदक, खंदक खाइयो समासक पद में कौन सा समास है, कौन सा समास, समास पूछ लिया, समास बताना है। देखो खंदक, खंदक खाइयो का समास विग्रह खंदक और खाइयो होता है तथा इसमें द्वंद्व समास है। ठीक है, द्वंद्व, द्वंद्व समास है, खंदक और खाइयो, इसका समास विग्रह करेंगे तो क्या आएगा, खंदक और खाइयो। समास की पहचान दोस्तों यहीं से की जाती है, पहले हमें उसका विग्रह करना होता है, विग्रह करने पर ही हमें समास की पता चलती है। द्विगु समास कब होता है, यदि प्रथम पद संख्यावाची होता है तो वहाँ पर द्विगु समास। द्वंद्व समास यहाँ पर क्या आ रहा है, खंदक और खाइयो और आ रहा है, इसलिए यहाँ पर द्वंद्व समास हो जाएगा। अब अगला देखो 7वां प्रश्न क्या है, मनुष्य के आत्मविश्वासहीन होने का कारण क्या है। तो इसका आंसर लिखो, मनुष्य के आत्मविश्वासहीन होने का कारण नकारात्मकता है। क्या है, नकारात्मकता है। कि नकारात्मक कैसी, जैसे आपने सोचा कि हम ये एक ही वीडियो में पूरा 1 से 5 तक नहीं देख पाएंगे, तो आपके आपके मन में जो यह नकारात्मकता है जो, यही तो आपको आत्मविश्वास को कमजोर कर रही और आपको यह काम पूरा नहीं कर पाएंगे। लेकिन आप आत्मविश्वास से भरे हैं कि नहीं हम ऐसा कर सकते हैं, तो आप जरूर उस काम को पूरा कर सकते हैं। तो हमें नकारात्मक सोच नहीं रखनी, हमें हमेशा सकारात्मक सोच रखनी है और आत्मविश्वास को बनाए रखना है। ठीक है, तो आप पूरे हर मंजिल को पार कर सकते हैं। जैसे आपका सपना है कि हम 8वीं क्लास में बिल्कुल फर्स्ट आएँ, तो आप यदि आप में आत्मविश्वास है, आप अपनी मेहनत अच्छी करेंगे तो आप ज़रूर सफल हो जाएंगे। ठीक है, आगे इसका आंसर लिखते हैं, मनुष्य के आत्मविश्वासहीन होने का कारण नकारात्मकता है, अतः हमें नकारात्मक सोच एवं नकारात्मक लोगों से बचना चाहिए। यह हमारे विश्वास को विश्वासहीन बनाने का कार्य करता है। ठीक है, यह इसका आंसर हो जाएगा। अब आगे देखेंगे क्या लिखा है, राम बाली के सामने आकर क्यों नहीं लड़े। इसका आंसर लिखते हैं। देखो राम को बाली के भाई सुग्रीव ने यह बात बता दी थी कि जो बाली के सामने आता है उसकी आधी ताकत उसमें आ जाती है और वह उसे आसानी से पछाड़ देता है। इसी कारण बाली के सामने आकर नहीं लड़े।
अभी हमने इसका आंसर दिया था। ठीक है, तो बाली में यह शक्ति थी कि वह कोई भी उसके सामने आता है तो उसकी आधी ताकत आ जाएगी और वह उसे पराजित नहीं, उसे हरा, कोई भी बाली को हरा नहीं पाएगा। ठीक है, आगे देखो 9वां प्रश्न क्या है, विरोधी को हम शक्तिशाली क्यों मान लेते हैं? इसका आंसर लिखो, हम अपनी आत्महीनता, कायरता, कुसंस्कार और कुसंस्कार मतलब क्या होते हैं? हमारे जो बुरे संस्कार होते हैं, कुसंस्कार और आत्मविश्वास की कमी से विरोधी को बिना आकलन किए ही उसे शक्तिशाली मान लेते हैं। यदि हमारे अंदर आत्मविश्वास नहीं है तो हम उसे पहले ही बिना लड़े ही, युद्ध लड़े ही उसे शक्तिशाली बता देते हैं। ठीक है, 10वां प्रश्न लिखो, क्या लिखा, सफलता की विजय की उन्नति की कुंजी तो अविचल श्रद्धा ही है, इस वाक्य का भाव स्पष्ट कीजिए। चलो तो इसका अर्थ लिखते हैं, किसी भी क्षेत्र में कार्य करने के लिए आवश्यक है कि व्यक्ति की मानसिक सबलता। यदि व्यक्ति किसी भी कार्य को यह सोचकर करे कि वह उस कार्य में अवश्य ही सफल होगा या उसे विजय प्राप्त होगी तो निश्चित ही उसे मंजिल प्राप्त होगी। इसलिए व्यक्ति को अड़ग आत्मविश्वास की होना चाहिए। अड़ग मतलब अधिक। ठीक है, बिल्कुल हमें आत्मविश्वास पर डटे रहना है कि हम ऐसा कर सकते हैं। कोई भी परेशानी आती तो उसका सामना करना है, ये नहीं कि उससे दूर भागना है, तभी हम उस मंजिल को पा सकते हैं। ठीक है, यह इसका आंसर है। अब देखो 11वें का आंसर क्या है, आत्मविश्वास पाठ के लेखक के मित्र के गुणों पर प्रकाश डालते हुए बताइए कि हमें इसमें क्या शिक्षा लेनी चाहिए। आपने पाठ पढ़ा है, अब इसका आंसर लिखते हैं। देखो, आत्मविश्वास पाठ में लेखक का मित्र में साहसहीन के साथ आत्मविश्वासहीन है। उसका मित्र कैसा है? साहसहीन है और आत्मविश्वासहीन है। उसमें परख एवं सूझबूझ, ये भाई साहब क्या लिखा है? सूझबूझ लिखा है। सूझबूझ की कमी है। हमें इससे यह शिक्षा मिलती है कि परिस्थिति अच्छी या बुरी जो भी हो उसे अच्छी तरह से परखना चाहिए। इसके बाद उस परिस्थिति का साहस और विवेक के साथ डटकर मुकाबला करना चाहिए। ठीक है, तो यह इसका आंसर हो जाएगा, यह आपको लिख लेना है। अब आगे देखते हैं 12वां प्रश्न क्या है। चलिए तो इसको देखते हैं। सुभाष चंद्र बोस का प्रमुख चरित्र गुण क्या था? आत्मविश्वास पाठ के अनुसार कोई एक उदाहरण सहित लिखिए। चलो इसका लिखते हैं। सुभाष चंद्र बोस के चरित्र की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि उनके अंदर कूट कूट कर आत्मविश्वास का होना। पहली विशेषता क्या है कि जो सुभाष चंद्र बोस थे उनके अंदर बिल्कुल आत्मविश्वास कैसा कूट कूट कर भरा हुआ था। उन्होंने अंग्रेज परीक्षक के प्रश्नों का उत्तर अपनी सूझबूझ यानी समझदारी और आत्मविश्वास के साथ दिया था। यह दूसरी विशेषता थी। ठीक है, तो यह इसका आंसर बनेगा। अगला देखो, दीर्घवृत्तीय प्रश्न आ रहे हैं, थोड़ा बड़ा रहेगा। इसको लिखते हैं, आत्मविश्वास के बूते पर जीवन में सब कुछ करना संभव है। आत्मविश्वास पाठ के आधार पर किसी महान व्यक्तियों का उदाहरण देते हुए उक्त कथन को स्पष्ट कीजिए। चलो लिखते हैं, इसका आंसर लिखो। आत्मविश्वास जीवन में सफलता का आधार है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जब ICS की प्रतियोगिता में बैठे तो अंग्रेज परीक्षक ने पूरी तेजी से घूमते हुए बिजली के पंखे की ओर इशारा कर उनसे पूछा, क्या इसकी पंखुड़ियां गिनी जा सकती हैं? ठीक है, बात अच्छे से सुनना, बड़ा मजेदार क्वेश्चन है। ठीक है, क्या कहा था कि इसकी पंखुड़ियां गिनी जा सकती? किसकी? जो पंखा चल रहा था उसकी पूछा था। फिर सुभाष बाबू थे, उन्होंने झट से पंखा बंद कर दिया और बोले, जी हाँ, सुगमता के साथ। परीक्षक प्रसन्न हो गया, परंतु उसने उन्हें एक बार और कसौटी पर कसा। ठीक है, अब उसने फिर से प्रश्न पूछ रहा है, वह दूसरी बार प्रश्न पूछ रहा है। क्या पूछा? देखो, उसने अपनी अनेक पास रखकर पूछा, क्या इसमें से सुभाष चंद्र बोस पास हो सकता है? ठीक है, तो सुभाष बाबू ने अपने नाम का विजिटिंग कार्ड मोड़कर उसमें से पास कर दिया। ठीक है, करते हुए कहा, जी इस तरह से स्पष्ट है कि आत्मविश्वास के बूते पर जीवन सब कुछ संभव है। ठीक है, तो यह इसका आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं 14वां प्रश्न क्या है। जो लोग हमेशा उतार की बात सोचते हैं वे उन लोगों की तरह हैं जो कूड़ा घरों के पास कुर्सी बिछाकर बैठ जाते हैं और शहर की गंदगी को गाली देते हैं। आत्मविश्वास पाठ के आधार पर इन पंक्तियों की व्याख्या कीजिए। चलो तो इसका आंसर लिखते हैं। देखो, जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। ठीक है, यह है क्वेश्चन। ठीक है, लिख लीजिए इसका आंसर। जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, अर्थात अच्छे और बुरे दिन प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में आते हैं।
लेकिन कुछ लोग केवल बुरे दिनों की ही सोचते रहते हैं। ऐसे निराशवादी लोग पर कटाक्ष करते हुए लेखक कहता है कि ये लोग उन लोगों की तरह हैं जो कूड़ा घरों के पास कुर्सी बिछाकर बैठ जाते हैं और शहर की गंदगी को गाली देते हैं। अर्थात ऐसे लोग जीवन में कुछ करना नहीं चाहते। ऐसे लोगों का दृष्टिकोण सकारात्मक नहीं होता। जीवन में उन्नति के लिए ऐसे लोग प्रयत्नशील नहीं होते। ठीक है बच्चों, लिख पाएंगे आप? इस तरह से इसका आंसर लिखना है। अब हम अगला देखते हैं। अगला अध्याय, अध्याय नंबर 3, अध्याय 2 अपना खत्म हुआ। आपने पूरा भर लिया है। बस थोड़ा सा साहस और बनाए रखना, आत्मविश्वास की कमी नहीं होने देनी है। अब आते हैं अध्याय पाठ नंबर 3, मध्य प्रदेश की संगीत विरासत। अब हम एमपी पर आ गए, मध्य प्रदेश की संगीत विरासत को पढ़ने वाले हैं। चलो तो इसका आंसर बता दीजिए जल्दी। सबसे पहला आंसर आपको देना है, लेखक ने किसे संजीवनी कहा? जल्दी से फटाफट इसका आंसर छाप दो, कमेंट में इसका आंसर बताओ। लेखक ने किसे संजीवनी कहा? पता भी चले किसको। आंसर देख कर नहीं यार, देख के नहीं बताना, अपने दिमाग लगाओ और बताओ इसका आंसर। लेखक ने किसे संजीवनी कहा है? तो भाई साहब संगीत को संजीवनी कहा है। ठीक है, तो यह इसका आंसर है। कुछ लोग हैं जो देखकर बोल रहे हैं, तो आपको देखना नहीं था, हमें पता भी चलना चाहिए आप कितने होशियार हैं। अगला दूसरा प्रश्न क्या है? प्रतिदिन शब्द में कौन सा समास है? प्रतिदिन शब्द में भाई साहब कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास है। प्रतिधन दिन, इसका समास विग्रह करेंगे तो क्या बनेगा? प्रतिधन दिन। तो कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तीसरा देखो, भारत रत्न लता मंगेशकर को स्वर कोकिला क्यों कहा जाता है? क्योंकि वे, इसका आंसर बताओ। भारत रत्न लता मंगेशकर को स्वर कोकिला क्यों कहा जाता है? क्योंकि उनकी गायिकाएं जो सुरीली गायिका थीं। तो ऑप्शन नंबर बी सही आंसर बनेगा। चौथा क्या है? संगीत का सामाजिक महत्व कब बढ़ता है? तो भाई साहब संगीत का सामाजिक महत्व जब जनसाधारण को प्रभावित करने पर यह बढ़ता है। ठीक है, तो इसका सी आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं पांचवा प्रश्न क्या है? मैहर, मैहर को संगीत का तीर्थ क्यों कहते हैं? ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा की दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसका आंसर लिखते हैं। लिखो, संगीत की महागंगा तानसेन के बेहट से ग्वालियर होती हुई मैहर को भी पावन करती है। मैहर की शारदा का पुण्य तीर्थ प्रख्यात सरोद वादक उस्ताद अलाउद्दीन खां को पाकर है। पाकर, ठीक है, संगीत का तीर्थ कहते हैं। इस तरह से इसका आंसर लिख लेना है। अब आते हैं छठवां प्रश्न क्या है? लता जी की सफलता का मूल मंत्र क्या था? तो लता जी की सफलता का मूल मंत्र क्या था? इसका आंसर लिखो, वे अपनी दिनचर्या के प्रति सदैव सचेत रहती हैं। उनकी इच्छा शक्ति ही उनकी सफलता का मूल मंत्र है। यह इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, छठवां प्रश्न भी इम्पोर्टेंट है। अब सातवां प्रश्न देखो, जिस समाज में कला का स्थान नहीं वह कैसा हो जाता है? बिल्कुल, यह भी आईएमपी क्वेश्चन है। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वो भी हम बताते जा रहे हैं। तो इसका आंसर लिखो, जिस समाज में कला का स्थान नहीं होता वह समाज भी प्राणहीन हो जाता है। यह इसका आंसर बनेगा। आठवां प्रश्न क्या? मध्य प्रदेश की संगीत अकादमी उस्ताद अलाउद्दीन खां के नाम से क्यों है? इसका आंसर लिखो भाई साहब, मैहर की शारदा भवानी की पुण्य तीर्थ प्रख्यात सरोद वादक उस्ताद अलाउद्दीन खां को गीतों की सुरमय ध्वनियाँ आज भी उस्ताद की याद दिलाती हैं। अतः मध्य प्रदेश की संगीत अकादमी अलाउद्दीन खां के नाम से है। ठीक है, यह इसका आंसर बनेगा। नौवां प्रश्न देखो क्या लिखा है? संगीत संजीवनी किसे बनता है? संगीत संजीवनी कैसे बनता है? यह भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो इसका आंसर लिखिए, आराधना, साधन और प्रार्थना ने संगीत को संजीवनी बनाया। अतीत से वर्तमान तक मध्य प्रदेश अपने इतिहास में संगीत के कीर्तिमान स्थापित करता चला आ रहा है। संगीत की शक्ति से दीप जलाना और वर्षा करना संगीत की साधना की विजय है। ठीक है, यह इसका आंसर बनेगा। अगला देखो, लता जी को समूचे राष्ट्र की गायिका क्यों कहा जाता है? चलो तो इसका आंसर लिखते हैं। देखो, लता मंगेशकर हैं जो, लता मंगेशकर ने हर भाव, धर्म और भाषा के गीतों में अपने स्वरों को संजोया है, इसलिए उन्हें समूचे राष्ट्र की गायिका कहा जाता है। ठीक है, अगला देखो,
देश कब धन्य हो जाता है? सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देश कब धन्य हो जाता है? लिखो, जिस समाज में कुमार गंधर्व जैसे संगीत प्रेमी पैदा हो जाते हैं वह देश धन्य हो जाता है। ठीक है, तो यह इसका आंसर बनेगा। अब आते हैं 12वें क्वेश्चन पर। 12वां प्रश्न क्या है? समाज प्राणहीन कब हो जाता है? चलो इसका आंसर लिखते हैं। देखो, समाज प्राणहीन कब होता है? जिस समाज में कला की स्थापना नहीं, कला को स्थान नहीं दिया जाता वह समाज प्राणहीन हो जाता है। बिल्कुल सही बात है। यदि जिस समाज में हम कला को बढ़ावा नहीं दिया जाए, कला का महत्व नहीं समझ पाएगा, तो वो समाज, वो देश है जो कैसा है, वो समाज है जो प्राणहीन हो जाता है। तो यह इम्पोर्टेंट बात है। अब आते हैं द्विगुरुत्वीय प्रश्न। संगीत की महिमा को अपने शब्दों में लिखिए। चलिए तो लिखते हैं इसका आंसर। संगीत मनुष्य के शून्य जीवन में आनंद का संचार करता है। देखते हैं, जब आपका मूड ऑफ रहता है तो आप गाने सुनते हैं कि नहीं? जब या आपको खुशी का माहौल रहता है तब गाने सुनते हैं, डीजे बजाते हैं। तो यही सब इसमें लिखना है। तो संगीत की दुनिया का लिखेंगे। संगीत मनुष्य के शून्य जीवन, जब आप उदास रहते हैं तो शून्य जीवन में आनंद का संचार करता है। फिर क्या लिखा? साधन के क्षेत्र में पूरी संगीत की अपनी महत्ता है। जैसे भजन है, कीर्तन आदि। संगीत के द्वारा हम पूर्ण रूप से भक्ति में रम जाते हैं। देखो, यदि संगीत के द्वारा हम क्या करते हैं? भक्ति करते हैं। जैसे भजन है, कीर्तन है। और यदि हम साधन नहीं हो, जैसे भजन करने के लिए साधन ना हो, ढोल ना हो, ठीक है, जो जो भी साधन लगते हैं संगीत के लिए, तो यदि वो साधन नहीं हो तब भी संगीत कैसा है? बिना मज़ा नहीं आएगा। तो संगीत के साधन भी जरूरी हैं। तो संगीत से हम भक्ति में लीन हो जाते हैं। आप देखते हैं, कई बार कोई अच्छा सा गाना चल जाए तो आप उसी में खो जाते हैं। ठीक है, तो सुख हो या फिर दुख, संगीत हमारा सदैव साथ देता है। संगीत जीवन का आनंद है, वह जीवन के प्रत्येक भाव को स्पर्श करता है। संगीत की मधुरता व्यक्ति को आत्मिक शक्ति प्रदान करती है। इस प्रकार संगीत की महिमा अनंत है। ठीक है, तो यह इसका आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं 14वां प्रश्न। मध्य प्रदेश में जुड़े किसी एक संगीतकार के बारे में कम से कम 10 पंक्तियां लिखिए। चलो इसका आंसर लिखते हैं। 16वीं सदी के महान गायक तानसेन का जन्म ग्वालियर के पास स्थित बेहट, यह क्या लिखा है? बेहट लिखा, बेहट ग्राम में हुआ था। स्वामी हरिदास उनके गुरु थे। एवं क्या लिखा है? एवं बैजू बावरा उनके गुरु भाई थे। मध्यकालीन भारत में संगीत की अनूठी परंपरा रही है। यह परंपरा ग्वालियर घराने से प्रारंभ हुई। ग्वालियर के राजा मानसिंह तोमर ध्रुपद गायन के प्रणेता और संगीत प्रेमी थे। ग्वालियर में अखिल भारतीय तानसेन समारोह 3 दिवसीय आयोजन किया जाता है। यह आयोजन संयुक्त रूप से समाधि स्थल और उनके बेहट में किया जाता है। ठीक है, तानसेन संगीत के सम्राट कहे जाते हैं। उनकी उपलब्धियां सृजन यश के रूप में आज भी जीवंत हैं। ठीक है, तो यह इसका आंसर हो जाएगा। अब आ जाते हैं अध्याय नंबर पाठ 4 पर। पाठ 4 देखते हैं। अपराजिता, अपराजिता लिखा है। ठीक है, तो इसको हम देखते हैं। अपराजिता को हम इसके आंसर देखेंगे। तो बहुविकल्पी प्रश्न है, आपको पाठ पढ़ लेना है तभी इसके आंसर अच्छे से याद हो जाएंगी। अब इसको आंसर देखते हैं। प्रश्न क्या है? प्रश्न क्रमांक 1 बहुविकल्पी प्रश्न है। इस पाठ में अपराजिता किसे कहा गया है? तो डॉक्टर चंद्रा हैं जो, उनको अपराजिता कहा गया है। यह इसका आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न क्या है? अपराजिता पाठ किस विधा में है? यह पाठ है जो दोस्तों संस्मरण में दिया है। संस्मरण यानी ऑप्शन बी हो जाएगा। फिर क्या लिखा? डॉक्टर चंद्रा की सफलता में सबसे बड़ा सहयोग किसका था? तो डॉक्टर जो चंद्रा थी, इनकी सफलता में सबसे ज़्यादा सहयोग किसका था? श्रीमती टी सुब्रमण्यम का। श्रीमती टी सुब्रमण्यम जी का सबसे ज़्यादा सहयोग था। अगला क्या है? डॉक्टर चंद्रा की इच्छा क्या सुनने की थी? तो डॉक्टर चंद्रा है जी हैं जो, इनकी इच्छा क्या बनने की थी? तो यह क्या बनना चाहती थी? यह चिकित्सक बनना चाहती थी। चिकित्सक हैं जो यह बनना चाहती थी। अगला देखो, अति लघुत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न क्रमांक 5। अपराजिता पाठ की लेखिका ने अपनी पंक्तियों में किसी प्रेरणा लेन को कहा है? ठीक है, तो इसका आंसर लिखेंगे। मैं चाहती हूँ कि मेरी पंक्तियों को उदास आंखों वाला वह गोरा उजले वस्त्रों से सुसज्जित लखनऊ का मेधावी लिखा है, यह लिखा है मेधावी, लखनऊ का
मेधावी युवक पढ़े जिसे मैंने कुछ माह पूर्व अपनी बहन के यहाँ देखा था। ठीक है, यह इसका आंसर होगा। अगला देखो, छठवां प्रश्न क्या है? डॉक्टर चंद्रा के व्यक्तित्व को एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर कीजिए। इसका आंसर लिखते हैं, यह एक ऐसी विकलांग महिला की मार्मिक कथा है जिसने अद्भुत धैर्य, दृढ़ इच्छा शक्ति और अमरत साधना और सफल बनाया और विजय प्राप्त करती रही। ठीक है, अनवरत लिखा है, अनवरत साधना और सफल बनाया और विजय प्राप्त करती रही है, इसका आंसर हो जाएगा। सातवां क्या है? रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार की होती हैं? तो आप सभी जानते हैं रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार की होती हैं। रचना की दो ट्रिक याद कैसे रखेंगे? रचना, रचना शब्द में कितने अक्षर आ रहे हैं? 3 अक्षर आ रहे हैं, तो 3 से याद रहेगा कि 3 प्रकार के यह वाक्य होती हैं। ठीक है, तो 3 कौन कौन से? जैसे सरल वाक्य हो जाएगा, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। ये 3 प्रकार की वाक्य होती हैं जो रचना के आधार पर इन्हें बांटा गया है। आठवां प्रश्न क्या है? डॉक्टर चंद्रा की माँ श्रीमती सुब्रमण्यम के किस गुण से आप प्रभावित हैं? इसका आंसर लिखो। डॉक्टर चंद्रा की माँ शारदा सुब्रमण्यम अद्भुत साहसी जन्नी थी, उनके इसी गुण से हम प्रभावित हैं। अब लिखो लघु प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 9। अपराजिता पाठ की लेखिका ने लड़की को देवांगना क्यों कहा है? इसका आंसर लिखिए। डॉक्टर चंद्रा ने भाग्य के दिए प्रत्येक कठोर आघात को बड़े ही अमानवीय धैर्य एवं साहस से झेला था। अल्प आयु में ही कष्टों को झेलने वाली वह लड़की किसी, इसके आगे नहीं लिखा है। ठीक है, तो अल्प आयु में ही कष्टों को झेलने वाली वह लड़की है जो किसी अपराजिता है। ठीक है, अपराजिता कहलाई हैं। तो यह इसके आंसर लिख लेना है, आपको इसके आगे थोड़ा देख लेना है, हमने इसका पूरा नहीं लिख पाया है। अगला देखो 10वां प्रश्न क्या है? साहसी जन्नी किसे कहा गया है और क्यों? तो इसका आंसर लिखो। साहसी जन्नी श्रीमती टी सुब्रमण्यम को कहा गया है क्योंकि उन्होंने लगातार 25 वर्ष तक सहिष्णुता के साथ अपनी पुत्री के साथ साथ कठिन साधना की है। यह इसका आंसर है। ठीक है, यह आपको थोड़ा आंसर देख लेना है, यहाँ पर हमने नहीं लिख पाए हैं। 10वां प्रश्न यह इसका आंसर हो जाएगा। 11वां क्वेश्चन देखो क्या लगा? चिकित्सा ने जो खोया वह विज्ञान ने पाया। इस पंक्ति का अर्थ लिखिए। इसका अर्थ लिखते हैं, चंद्रा एक डॉक्टर बनना चाहती थी परंतु शारीरिक अपंगता के कारण परीक्षा में सर्वोच्च स्थान पाने पर भी उसे मेडिकल में प्रवेश नहीं मिला। तब उन्होंने माइक्रोबायोलॉजी में डॉक्टरेट किया। इस प्रकार चिकित्सा जगत को अपनी सेवाएं नहीं दे पाई, वह उन्होंने विज्ञान जगत को दी। ठीक है, यह इसका आंसर है। जो भी अक्षर समझ में नहीं आते तो हम बोलते हैं तो वो उनको सुन लिया करें, तो वही आंसर आपको लिख लेना है। ठीक है, तो यह बोल के जो बोलते हैं शब्द वो तो आप लिख ही लेते हैं, क्योंकि थोड़ा ज़्यादा बड़े क्वेश्चन है इसलिए राइटिंग थोड़ी आपको समझ में नहीं आएगी, क्योंकि थोड़ा जल्दी जल्दी में लिखा है और थोड़ा छोटा लिखा है। 12वां प्रश्न देखो क्या है? डॉक्टर चंद्रा की क्या क्या उपलब्धियां थीं? इसका आंसर लिखिए। डॉक्टर चंद्रा ने बीएससी प्राणी शास्त्र में एमएससी, माइक्रोबायोलॉजी में पीएचडी तथा जर्मन भाषा की शिक्षा की उपाधियां प्राप्त की हैं। यह इनकी उपलब्धियां थीं। अब देखो द्विगुरुती प्रश्न आ रहे हैं। डॉक्टर चंद्रा की माँ श्रीमती सुब्रमण्यम कैसी माँ थी? उनके व्यक्तित्व के बारे में अपने शब्दों में विस्तार से लिखिए। चलो इसका आंसर देखते हैं क्या लिखा है। डॉक्टर चंद्रा की माँ श्रीमती सुब्रमण्यम सहनशील और त्याग की प्रतिमूर्ति थी। यदि उनमें यह गुण नहीं होते तो वे डॉक्टर चंद्रा को उस मुकाम पर नहीं पहुंचा पाती जहां पर वह पहुंची। डॉक्टर चंद्रा की माँ को चंद्रा की शिक्षा प्राप्ति के लिए घोर साधना करनी पड़ी। जब चंद्रा 5 वर्ष की थी तो ये उसकी माँ स्वयं उसकी स्कूल बनी। फिर आगे की पढ़ाई के लिए प्रसिद्ध माउंट कार्मेल के कॉन्वेंट द्वार पर लगातार धरने देने के बाद चंद्रा को वहां दाखिला मिला। ठीक है, और पूरी कक्षाओं में वह अपनी अपंग पुत्री की कुर्सी के पीछे ढाल बनकर खड़ी रही और अपनी बेटी के सारे सपनों को पूरा किया। ठीक है, तो यह इसका आंसर है। ठीक है, आपको इसका आंसर लिख लेना है। 14वां प्रश्न क्या है? डॉक्टर चंद्रा है जो डॉक्टर चंद्रा सामान्य जनों से किस प्रकार भिन्न थी? इसका आंसर लिखो। डॉक्टर चंद्रा है जो एक अपंग लड़की थी, उसका ऊपरी
धरा निर्जीव था, परंतु फिर भी वह सामान्य जनों जैसे कार्य करती थीं। अपनी अपंगता को उसने विकास के मार्ग में आड़े नहीं आने दिया। ठीक है, यानी कोई भी परेशानी नहीं आने दिया। अपंग होने के बाद भी उन्होंने ऐसा नहीं प्रतीत होने दिया कि वह अपंग है। पूरे काम है जो किए। ठीक है, आड़े नहीं आने दिया। उसमें विलक्षण प्रतिभा थी। उसकी आंखों में अदम्य उत्साह था, यानी कोई भी काम करने का उसमें अलग आत्मविश्वास था, उत्साह था काम करने का। और चेहरा आभा से सदैव दमकता रहता था। महत्वाकांक्षी होने के साथ साथ उसमें कविताएं लिखने, सिलाई करने, कढ़ाई करने, डिजाइन बनाने और संगीत सुनने का शौक था। ये है जो उनकी क्या है, यह उनकी रुचि थी। इसमें सिलाई करने में, कढ़ाई करने में, लिखने में, कविताओं में, संगीत सुनने में, यह उनकी शौक थी। ठीक है, इस प्रकार डॉक्टर चंद्रा अपंग होने पर भी सामान्य जनों से भिन्न नहीं थी, सामान्य जनों से भिन्न थी। ठीक है, तो यह है जो इसका आंसर हो जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे देखेंगे तो आपको यह मिलेगा अपठित अंश। ठीक है, इसको भी हम कर लेते हैं, यह आपको पढ़ लेना है। ठीक है, तो ये सब है जो आपको पढ़ना है। आगे देखेंगे क्या लिखा है। अब यहाँ पर जो प्रश्नोत्तर है इस पर आ जाती है। चलिए, तो माँ बच्चों के लिए कब आड़े आ जाती है? तो दुख दर्द में आड़े आ जाती है, यह इसका आंसर हो जाएगा। कविता के अनुसार किसके बिना सब कुछ सूना है? तो भाई साहब माँ के बिना है जो सब कुछ सूना है। माँ के बिना वास्तव में दोस्तों सब कुछ सूना लगता है। ठीक है, जिनके पास माँ नहीं होती वो इस दुख दर्द को समझ सकते हैं। ठीक है, तो माँ के बिना है जो सब कुछ सूना है। अगला देखो क्या, कविता में सर्वश्रेष्ठ प्रेम किसका माना गया? तो सबसे ज़्यादा प्रेम, सबसे अच्छा प्रेम किसका माना गया? माता का माना गया है। चौथा प्रश्न क्या, माँ ही घर की तुलसी है? इसका अर्थ क्या हो जाएगा? माँ सम्माननीय व पूजनीय हैं। ठीक है, डी इसका आंसर हो जाएगा। अगला देखो क्या है, दुनिया में किसके प्यार की तुलना नहीं हो सकती? तो दोस्तों दुनिया में माँ के प्यार की तुलना नहीं हो सकती। ठीक है, अगला देखो, किन्हीं 3 महान नारियों के नाम लिखिए, उन्होंने अपनी माँ के मान बढ़ाया है। तो इसका आंसर लिखेंगे राम हैं, जो कृष्ण जी हैं, महावीर जी हैं, आदि ने जो अपनी माँ के नाम बढ़ाए हैं। ठीक है, 3 व्यक्तियों के नाम लिखने थे। आगे देखेंगे, माँ के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है? चलो इसका आंसर बताओ। माँ को हमें प्रणाम करना चाहिए। माँ सम्मानीय एवं पूजनीय है, इसकी पूजा करनी चाहिए। माँ का हमें आदर करना चाहिए। ठीक है, चंदा सूरज आंसू बहाते, पाने माँ का प्यार, पंक्ति का आशय लिखिए। चलो इसका आंसर लिखते हैं। लिखो, चंदा सूरज को माँ का प्यार कभी नहीं मिला। वे दोनों माँ के प्यार के लिए दिन रात अपने आंसू बहाते रहते हैं। माँ के बिना पूरा आंगन सूना सूना लगता है, पूरा संसार खाली खाली सा लगता है। इसी प्रकार को पाने के लिए, इसी प्यार को पाने के लिए चंदा और सूरज दिन रात आंसू बहा रहे हैं। ठीक है, तो यह इसका आंसर हो जाएगा। अब आते हैं द्विगुरुतीय प्रश्न। इस कविता का भावार्थ अपने शब्दों में लिखिए। जो आपने यही कविता पढ़ी इसका हमें अर्थ बताना है। चलो लिखते हैं। माँ एक सुखद अनुभूति है। माँ बच्चे की दुख पीड़ा के समय ढाल बन जाती है। माँ की गोदी में बेटा चैन से सोता है। बेटा माँ की गोद में ही किलकारी भरता है। बेटे के रोने पर माँ की लोरी सुनाती है। वह भूखी प्यासी रहकर बेटे को दूध पिलाती है। माँ के प्यार के सामने रुपया पैसा ऐशो आराम सब कुछ व्यर्थ है दोस्तों। माँ ही घर की तुलसी होती है, वह सम्मानी एवं पूजनीय होती है। माँ कांटों पर चलकर फूलों की तरह उपहार देती है। अगर दुनिया छूट भी हो जाए, दुनिया छोड़ भी दे तो परंतु माँ कभी साथ नहीं छोड़ती। इस प्रकार से माँ के प्यार सा इस दुनिया में किसी का प्यार नहीं है दोस्तों। वास्तव में जो माँ कर सकती वो कोई भी व्यक्ति नहीं कर सकता है। यह इसका अर्थ है, हमने आपको अपने शब्दों में बताया है। आप यदि इस कविता से सहमत हैं और यदि आपको यह कविता वास्तव में अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना है। ठीक है, और अपने दोस्तों तक शेयर करना है। अगला देखो, अध्याय 5 है, पार्ट 5। इसमें क्या दिया? मुक्तानंद जी आ गए। भाई साहब मुक्तानंद जी हैं जो ठीक है, मुक्तानंद नाम से ही इनका याद है, मुक्तानंद, यानी जो मुफ्त में इन्हें कोई भी चीज़ मिल जाए तो इनको वो चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। तो मुक्तानंद जी हैं, आपने यह पाठ पढ़ा होगा। बड़ा मज़ेदार पाठ है, आपको इसको पढ़ना है। ठीक है, अब इसके आंसर देख लेते हैं। क्या है? श्री मुक्तानंद जी से मिलिए,
पाठ किस विधा का है? तो यह जो दोस्तों व्यंग विधा का है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अजाय अजब घर का समानार्थी है। आ जाए अजायब घर का समानार्थी बताया, तो संग्रहालय है जो इसका समानार्थी है। मुफ्त का चंदन किस मेरे नंदन, कहावत इस पाठ के किस पर खरी उतरती है? जो यह मुक्तानंद जी पर उतरती है। दूसरा इसका आंसर हो जाएगा। फिर क्या लिखा है? मुक्तानंद मुफ्त की चीज़ों का मजा लेने के लिए क्या होना पड़ता है? तो क्या होना चाहिए? निसंकोच, निसंकोच ही होना चाहिए, तभी यह मुफ्त की चीज़ों का मजा ले पाएंगे। ठीक है, अब आगे देखेंगे। पांचवा प्रश्न क्या? मुक्तानंद जी अपनी कार्य सिद्धि के लिए किन नीतियों का प्रयोग करते हैं? चलो इसका आंसर लिखते हैं। तो मुक्तानंद जी हैं जो अपनी कार्य सिद्धि के लिए साम दाम दंड भेद नीतियों का प्रयोग करते हैं। कोई भी हो वो तो मुफ्त की चीज़ होना चाहिए, और वो मुफ्त की चीज़ है तो वह हमारी है। ठीक है, यह सब मुक्तानंद जी का है। अगला देखो छठवां प्रश्न क्या? एह लोक किसे कहते हैं? एह लोक, तो इसका आंसर लिखिए। एह लोक दोस्तों संसार या जगत को कहते हैं। मुक्तानंद जी का पान खाने का शौक किससे पूरा होता है? देखो इसका आंसर क्या है? मुक्तानंद जी पान कैसे खाते थे? तो मुक्तानंद जी हैं जो पान का शौक जान पहचान वालों की जेब से ही करते थे। कोई यदि जान पहचान का व्यक्ति मिल गया तो उसी के पास जाकर उसी का पान खाते थे। आजकल लोग भी इस तरह से करते हैं। ठीक है, आठवां प्रश्न क्या है? मुक्तानंद जी स्कूलों की प्रिंसिपलों और मैनेजर के घरों का धरना क्यों देते हैं? इसका आंसर देखो। भाई फीस माफ कराने के चक्कर में स्कूलों के प्रिंसिपलों और मैनेजर के घरों पर धरना देते हैं। अगर देखो लघुत्तरी प्रश्न नौमा, माली मुफ्त दिले बेरहम कहावत के 3 उदाहरण दीजिए। चलो इसका आंसर लिखते हैं। चाहे बीमार ही क्यों ना हो, पहला उदाहरण क्या है कि चाहे वो बीमारी क्यों ना हो। दूसरा उदाहरण देखो, चाहे बाद में कुछ भी क्यों ना हो भुगतना, चाहे बाद में कुछ भी क्यों ना भुगतना पड़े। तीसरा क्या है? क्या मजाल की कहीं दावत का झूठा भी नियंत्रण मिल जाए। ठीक है, तो यदि कोई झूठा भी नियंत्रण आ जाता है, निमंत्रण आ जाता है, तो उसको भी नहीं छोड़ते थे। ऐसे मुक्तानंद जी थे। 10वां प्रश्न क्या है? मुक्तानंद जी के समाचार पत्र पढ़ने के बारे में क्या विचार है? इसका आंसर लिखो। उनका कथन है कि प्रत्येक मनुष्य को अपने ज्ञान वृद्धि के लिए अधिक से अधिक समाचार पत्र पढ़ने चाहिए। यह मुक्तानंद जी के विचार थे। अगला देखो, मुक्तानंद जी मांग कर लाई गई पुस्तकों को अलमारी में बंद करके क्यों रखते हैं? तो इसका आंसर है मुक्तानंद जी हैं जो पुस्तक पूरा वायदा करके लाए थे। इस प्रकार अनेक पुस्तकें अलमारी में बंद रखते हैं। क्या मजाल की आपकी दृष्टि भी उन पर पड़ जाए। ठीक है, तो इस तरह से हैं जो ये अलमारी में पुस्तकों को रखते थे। यह इसका आंसर हो जाएगा। 12वां प्रश्न देखो क्या लिखा है? मुफ्त की दवाइयों के बारे में मुक्तानंद जी क्या सोचते हैं? इसका आंसर लिखिए। मुफ्त की दवाइयों के बारे में मुक्तानंद जी सोचते थे कि मुफ्त की चीज़ कभी नुकसान नहीं करती। ठीक है, तो ये ऐसा सोचते थे। द्विगुती प्रश्न आ गए। देखो मुक्तानंद जी डॉक्टरों और वैद्यों मुक्तानंद जी डॉक्टरों और वैद्यों को किस प्रकार खुश रखते हैं? चलो इसका आंसर लिखते हैं। तो उनकी डॉक्टर वैद्य हकीम सभी से दोस्ती है। मुक्तानंद जी थे जो उनकी डॉक्टर वैद्य हकीम जितने भी होते थे उनसे दोस्ती रहती थी। और आखिर में सलामत रहे सरकारी अस्पताल। किसी डॉक्टरों को अपनी खुशमद पसंद है तो उसकी खुशामद। वैद्य जी कीर्तन के शौकीन हैं, तो उनके यहाँ कीर्तन गरज यह है कि किसी न किसी प्रकार पहले उनसे मित्रता और फिर मुफ्त में दवाई। ठीक है, तो क्या करते थे? डॉक्टर हो या फिर वैद्य या हकीम, सभी से उनकी दोस्ती रहती थी और अपना इलाज कराते थे। ठीक है, तो यहाँ से थे मुक्तानंद जी। 14वां प्रश्न क्या है? पाठ के लेखक के मुक्तानंद जी के साथ थिएटर देखने की घटना को अपने शब्दों में लिखना है। थिएटर देखना है। ठीक है, तो इसका आंसर लिखते हैं। मुक्तानंद जी को सिनेमा देखने का भी शौक था। फ्री पास प्राप्त करने में वह अत्यंत कुशल हैं। एक दिन मुझ पर कृपा दृष्टि हुई, कहीं से एक थिएटर के पास ले आए थे। थिएटर रात्रि के 1 बजे समाप्त हुआ। मैंने बीच में कई बार उनसे घर वापस चलने को कहा, लेकिन बराबर यही दोहराते रहे, मुफ्त से क्या बुरा है। उनका विचार है कि मुफ्त देखने को मिले तो रात भर की नींद एक थिएटर के लिए बलिदान की जा सकती थी। तो यहाँ से मुक्तानंद जी थे। ठीक है, अब हमने यह देख लिया आज के जो हमने पूरे अध्याय 5 तक प्रश्न थे जो वो समाप्त कर दिए। इसके आगे के
प्रश्नों को हम अगले वीडियो में हल करेंगे। यदि आपको आज का जो यह वीडियो पसंद आया है तो चैनल को लाइक कर लें और सब्सक्राइब ज़रूर करें।